मोस्ट वेलकम मैम। डॉक्टर रेखा वर्मा जी फ्रॉम बांदी। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर दिस वार्म वेलकम। और मैं अपने परिचय के साथ में शुरुआत करना चाहूंगी कि मैं डॉक्टर रेखा आप सभी के बीच में बांदीकुई से कनेक्टेड हूँ। बल्कि मैं बताना चाहूंगी बांदीकुई मेरा नेटिव प्लेस है। यही मेरा जन्म हुआ, प्राइमरी एजुकेशन मेरी यहीं से हुई और फर्दर स्टडीज के लिए मैंने नवोदय से कंप्लीट किया है। और मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं एक ऐसी भाषा का प्रयोग कर पाऊं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में कनेक्ट कर पाऊं। क्योंकि हमारी ये जो प्यारी सी फैमिली है ना, इसमें हर एज ग्रुप के हर तरह के मेंबर्स हैं। इसमें बड़े बुजुर्ग भी हैं, छोटे भी हैं, कुछ लिटरेट हैं, कुछ इलिटरेट हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं हमेशा कनेक्ट कर पाऊं ज्यादा से ज्यादा। तो बांदीकुई मेरा नेटिव प्लेस है। और मैंने जैसा कि बताया, और 2016 से लेकर अभी 9 साल मुझे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ मैं एक बीएचएमएस डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूँ डॉक्टर बांदीकुई में। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं मेरी लाइफ जो है 12 साल मेरे हॉस्टल में ही बीतता है। घर में रहने का मौका बहुत कम मुझे मिल पाया है। और मैं एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में 13 डॉक्टर हैं। और मेरे हस्बैंड एक जनरल सर्जन है जो कि केकड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अजमेर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। घर का माहौल पूरा एक डॉक्टर वाला मेडिकल माहौल है। और हालात ये है कि जो मेरी छोटी बेटी है वो 4.5 साल की बेटी है। अगर कोई इससे नाम भी पूछता है अपना, तो वो भी अपना नाम बताती है, डॉक्टर सृष्टि। उसे कोई पूछेगा अपने दादू का नाम क्या है, तो बोलेगी डॉक्टर मनफूल जी। दादी का नाम, तो मतलब उसे लगता है कि घर में सब डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर तो हमारा एक सरनेम हो गया है। तो एक शुरू से ही मुझे मेडिकल का माहौल यहाँ पे मिला है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले जो सेशन लिया था उसमें भी बताया था कि ये हमारी इस कम्युनिटी में हमें पर्सनल इंट्रोडक्शन से कम जाना जाता है। और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद में हमारा जो कम्युनिटी का जो हमारे क्लब का इंट्रोडक्शन है उसके द्वारा हमें ज्यादा पहचाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज से 1 साल और 1 महीने पहले, यानी कि 20 मई 2024 को मैंने इस कम्युनिटी की मेंबरशिप ली। और मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी बात है कि मैंने संतोष सैनी जी जो मेरी कोच है और मेरे मेंटर अशोक जी सर, उनके सानिध्य में मैंने इसकी मेंबरशिप ली। तब से मैं इस कंटिन्यू इस कम्युनिटी में बनी हुई हूँ। और बात अगर रिजल्ट की जाए, तो मैं रिजल्ट के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि रिजल्ट के बारे में अगर बात मैंने की तो पूरा सेशन शायद रिजल्ट पे ही निकल जाएगा। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, अकेले दोनों बच्चों को यहाँ संभाल रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर हस्बैंड की ड्यूटी है दूसरे सिटी में है। तो इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी मैं हर दिन 1 साल 1 महीना कंप्लीट हो गया, शायद ही मैंने कोई सेशन मिस किया हो। तो मेरे लिए यही एक सबसे बड़ा रिजल्ट है। लेकिन फिर भी मैंने बता दूं कि मैंने यहाँ पे 7 kg वेट रिड्यूस किया है, जो मैंने शुरू के 3 महीने में ही कंप्लीट कर लिया था। उसके साथ ही मैं पहले जल्दी नहीं उठ पाती थी। मैंने यहाँ इस कम्युनिटी में आके जो मैंने सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मुझे लगता है वो ये कि मैंने 5 बजे उठना सीखा। और मैंने स्किन और हेयर पे भी रिजल्ट लिया है। पहले मुझे यहाँ पे नेप में, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब तक मैं इस कम्युनिटी में नहीं आई थी, जब मैंने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की थी, तो बस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा मुझे लगता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही कम्युनिटी ज्वाइन की तब मुझे आगे महसूस हुआ कि मैं तो पहले खुद एक पेशेंट थी। कैसे बताऊं? क्योंकि जब हम लोग, क्या होता है ना कि जो कम्युनिटी में ज्वाइन करते हैं, हमारे एक ही मोटिव के साथ आते हैं कि या तो हमें वजन घटाना है या बढ़ाना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती है जिन्हें हम शुरू से नेग्लेक्ट करते जाते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम सही होने लगती है ना, रिजल्ट आने लगता है, तब हमें महसूस होता है कि हाँ, हमें ये भी प्रॉब्लम थी। मैं बताना चाहूंगी कि ये नेक का जो पीछे वाला पोर्शन से नेप बोला जाता है, यहाँ पे मुझे एक स्किन एलर्जी थी। वो एलर्जी ऐसी थी कि वो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन सीवियर ईचिंग रहती थी। और लगभग 5 साल तक मैंने जो स्टेरॉइड होता है वो इतना यूज किया है ना, जब मैं लगाती तब तक वो टेम्परेरी रिलीफ होता। और जैसे ही छोड़ती तो मुझे वापस स्टार्ट होने लग जाती। और मेरे यहाँ से हेयर लॉस होने लगा था। लेफ्ट साइड से यहाँ से हेयर काफी गैप हो गया था। लेकिन जब इस कम्युनिटी में आई तो मुझे 2-3 महीने बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे तो ईचिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अभी हो ही नहीं रही है ना, मैंने कोई ऑइंटमेंट यूज किया। और हेयर लॉस भी यहाँ से ये वाला एरिया कवर हो गया। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें हम छोटे छोटे से जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका हमें रियलाइज तब नहीं होता है, लेकिन जब हमें रिजल्ट आता है ना, तब जाके हमें रियलाइज होता है कि हम कम्युनिटी में आके काफी अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। और सबसे एक और रिजल्ट जो मैं बताना चाहूंगी, जो मैंने पहले भी शेयर किया था डायनोशिक के ऊपर। मेरी बेबी है, वो डायनोशिक की बहुत बड़ी फैन है। वो रात को जब तक डायनोशिक नहीं लेती तब तक उसे नींद ही नहीं आती है। रात को उसको जब भी अगर किसी दिन छूट भी गया तो आधी रात को भी उठ के बोलेगी, मम्मा आज आपने डायनोशिक नहीं दिया। वो पीकर ही सोती है। तो इस तरह से मैंने काफी अच्छा रिजल्ट लिया है यहाँ पे आके। और
इससे पहले कि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं, एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि आज मेरा बर्थडे है। अगर सब चाहें तो मुझे बर्थडे विश कर सकते हैं। Happy Happy birthday, birthday, ma'am. Happy birthday, ma'am. Happy birthday. और भी खास बनाने के लिए मेरी आवाज आ पा रही है? मेरी वॉइस आ पा रही है? जी मैम, प्रॉपर है। ओके ओके। आ रही है मैम। हाँ तो Clear है, यस, ma'am. ओके ओके। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मेरा जो आज स्पेशल दिन है उसको, और फॉर्चुनेटली मुझे आज के दिन ये मौका मिला आप सभी के साथ में से शेयर करने का। आज मुझे मेरे बचपन की एक बात याद आ गई। मैं बताना चाहूंगी, जब मैं बचपन में छोटी थी तो मेरा जब भी बर्थडे होता था तो मैं रोती थी बर्थडे वाले दिन। बर्थडे वाले दिन तो सारे बच्चे खुश होते हैं, लेकिन मैं रोती थी। तो मम्मी मुझे बताती हैं कि मैं इसलिए रोती थी क्योंकि मेरा बर्थडे वैकेशन में आता है। मेरे सारे फ्रेंड्स, सारे क्लासमेट स्कूल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, और मेरा बर्थडे वैकेशन में आता था तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाती थी। तो मैं बहुत रोती थी कि मुझे तो मौका ही नहीं मिलता। तो मम्मी ने क्या शुरू किया कि जब मेरा वैकेशन स्टार्ट होती थी, उससे जस्ट वैकेशन स्टार्ट होने के लास्ट डे स्कूल में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करवाती थी मम्मी। तो वही आदत मेरी शुरू से लेकर कॉलेज तक रही है। जब भी वैकेशन स्टार्ट होने लगते थे तो मैं पहले ही अपना प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करती थी। तो आज इस कम्युनिटी में मुझे लगता है कि 650 के आसपास लोग, इतनी फैमिली यहाँ पे कनेक्टेड है, और सबसे आज इतनी सारी विशेष और ब्लेसिंग्स मिली। तो मेरे मुझे लगता है कि लाइफ की वो कमी पूरी हो गई है। जो चीज मैं हमेशा फील करती थी कि मुझे सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिलता, तो आज सभी के साथ सेलिब्रेट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आज का दिन मेरे लिए बहुत मेमोरेबल बन गया है। तो चलो, बहुत हुआ बातें, अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारा आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को एक बहुत वास्ट टॉपिक है एक्चुअली। इसे इतने कम समय में समझा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन फिर भी, जैसे कि आज का सिनेरियो है, आज जो सबसे ज्यादा पैर पसार रही है जो बीमारी मेंटल हेल्थ, उसके बहुत सारे सब टाइप्स है। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानें। इससे पहले हम कुछ आंकड़ों के बारे में जान लेते हैं कि मेंटल इलनेस की इस दुनिया में और क्या रेशो है, क्या इसकी सिचुएशन है। तो मैं बताना चाहूंगी कि दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति मेंटल समस्याओं के साथ जी रहा है। कोविड-19 के बाद में डिप्रेशन के मामलों में हर एक साल में 28% की बढ़त हुई है। दुनिया में लगभग 97 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। भारत में 4.5% लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, और इनमें से ज्यादातर लोगों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा। तो ये डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ज्यादा पैर पसार रही है, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स साथ में कोरिलेट होती हैं और जन्म लेती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज मेंटल इलनेस, कि मेंटल इलनेस क्या है। तो a mental health disorder is any disorder that causes a person to experience different behavior than their norms or an altered mood or pattern of thinking। कि जो पेशेंट जो सफर कर रहा है मेंटल इलनेस से, तो उसका सब कुछ एकदम चेंज हो जाएगा, मतलब नॉर्मल से अब नॉर्मल हो जाएगा। उसको बिहेवियर, उसकी थिंकिंग, उसकी एक्टिविटीज, जो भी उसका मूड स्विंग्स हैं, तो हर चीज अब नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। अब मेंटल जो डिसऑर्डर है उसके बहुत सारे टाइप हैं। तो इनमें से कुछ कॉमन टाइप्स मैंने यहाँ पे सर्च करने की कोशिश की है, जिसमें पहला आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी बहुत ज्यादा अवसाद में गिर जाता है, निराशा में गिर जाता है, इसे निराशा भी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम कुछ टॉपिक वैसे कंफर्म कर लेते हैं। सेकेंड है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर का मतलब है किसी पेशेंट को बार बार अटैक आना, भय का अटैक आना, बहुत ज्यादा घबरा जाना। वो चाहे किसी भी प्लेस पे हो, चाहे वो घर में हो, मे बी वो बाहर हो, ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हो, ये पैनिक डिसऑर्डर से कभी भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है शाइजोफ्रेनिया। शाइजोफ्रेनिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेशेंट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके भी 2 टाइप होते हैं। तो शाइजो वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहता है, अपनी एक वर्चुअल दुनिया में रहता है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि अगर पास्ट में किसी के साथ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई हो या कोई मिस हैपनिंग हुई हो, जिसे याद कर करके वो बार बार में पैनिक हो जाता है, उसे बार बार उस चीज का झटका लगता है। जब 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 भी उस बारे में वो सोचेगा तो वो एक अलग ही मूड में आ जाता है। तो उसे बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, किसी भी ट्रॉमा के बाद में होने वाला डिसऑर्डर।
नेक्स्ट है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें भी हमें नाम से हम इसे देख सकते हैं कि बाइपोलर का मतलब होता है इसमें पर्सन की सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि वो नॉर्मल नहीं रह पाता है, या तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएगा या फिर बहुत सैड हो जाएगा। कभी कभी वो बहुत ज्यादा सोएगा और कभी कभी होगा कि उसे नींद ही नहीं आएगी। कभी कभी होता है कि वो बहुत ज्यादा खाएगा या फिर कभी कभी उसे भूख ही नहीं लगेगी, तो बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है। इसमें दोनों ही तरह की सिचुएशन होती है, बहुत एक्सिस में या फिर बहुत मिनिमम होना। नेक्स्ट है डिमेंशिया। डिमेंशिया जैसे हम लोग सुनते आए हैं, डिमेंशिया का छोटा सा अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो याददाश्त का लॉस होना, मेमोरी लॉस हो जाना। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। सर प्लीज चेंज द स्लाइड। सर प्लीज चेंज द स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिल्ड्रन एंड यंग पीपल में, मतलब किस एज में कितनी परसेंटेज ये मेंटल हेल्थ अभी हमारे दुनिया में, इंडिया में मिल रही है। तो हम देखेंगे कि 1 out of 10 चिल्ड्रन एज 5 to 16 हैव अ डायग्नोसेबल कंडीशन। मतलब आजकल सिचुएशन इतनी वर्स हो गई है कि जो 10 में से एक बच्चे को भी अगर हम नोटिस करेंगे, 5 से लेकर 16 साल के बच्चों को, तो उसमें डिप्रेशन की या फिर मेंटल इलनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर एस्टेब्लिश बाय द एज ऑफ 14। कि दो में से अगर अगर हम कैंडिडेट को देखेंगे एट द एज ऑफ 14, तो हमें भी दो में से एक लोगों को ये सिचुएशन पाई जाती है। तो ये 14 एज तक में ये सिचुएशन है। नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं कि ऑल 3 out of 4 ऑफ ऑल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर एस्टेब्लिश बाय द एज ऑफ 14। 24 ईयर्स ऑनवर्ड्स, यानी कि 24 साल और उसके बाद में आते आते सिचुएशन इतनी वर्स हो गई है आज की सिनेरियो में कि 4 में से 3 पेशेंट अगर इस तरह के मिलते हैं। और बात हम बच्चों की करते हैं कि बच्चों के बहुत सारे रीजन होते हैं जिन्हें पहचान नहीं पाते। तो यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे हैं पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, स्कूल जाने में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन बच्चों को कॉन्स्टेंटली डांटते रहते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। हम उसके रूट कॉज तक जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। बस हम ये देखते हैं कि बच्चा हमारा नहीं कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन उसका रीजन क्या है। एक और मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूंगी कि मेरी बेटी अभी 11 ईयर्स की है और नेक्स्ट लास्ट ईयर वो 6th क्लास में थी। वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, ऑल ओवर सारी सीसी एक्टिविटीज में वो टॉपर रहती है, पढ़ाई में भी अच्छी है वो। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि उसके जो मैथ्स के टीचर हैं उन्होंने मुझे कंप्लेन की कि मैम आपकी बेटी नोटबुक चेक नहीं करा रही है, होमवर्क नहीं करा रही है, होमवर्क चेक नहीं करवा रही है, बोलती कि नोटबुक घर पे रह गई है। तो मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं हो सकता, उसका तो वर्क हमेशा कंप्लीट रहता है। तो उसने सर ने बोला कि नहीं मैम एक बार आप उससे कंसल्ट कीजिए, मैं 2-3 दिन से उसे बोल रहा हूँ कि बेटा नोटबुक लेके आओ, वो हर बार बहाना मार देती है कि मैम सर मेरी नोटबुक घर पे रह गई। मैंने मेरी बेटी से पूछा कि बेटा क्या हुआ, आपका वर्क कंप्लीट है या नहीं। हाँ मम्मा कंप्लीट है कंप्लीट है, 2-3 बार उसने मुझे ऐसे टाला। एक बार मैंने उसे डांट के पूछा कि बेटा क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे शेयर करो, आपके सर की भी स्कूल से कंप्लेन आ रही है, आप टॉपर स्टूडेंट होकर भी इस तरह की कंप्लेन आना तो सही नहीं है ना, क्या सिचुएशन है। तो उसने मुझे रोते रोते बोला कि मम्मा आपको पता है मैं कितने स्ट्रेस में जी रही हूँ, आपको पता है मेरा 5th चैप्टर के बाद से लेके मेरा अब तक वर्क कंप्लीट नहीं है। मतलब हुआ ये था कि हम वैकेशन में चले गए थे 2-3 दिन, तो उसका होमवर्क पेंडिंग रह गया था क्लास वर्क। तो 5th चैप्टर उसका पेंडिंग रहा, तो उसने 6 भी नहीं किया, 7th भी नहीं किया, इस तरह से 3 चैप्टर उसके ड्यू रह गए थे। और इतनी सी छोटी बात के लिए वो बच्ची ने जिस तरह से रिएक्ट किया, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। जिस तरह से उसने मुझे बोला कि आपको पता है मैं कितने स्ट्रेस में जी रही हूँ, मेरा होमवर्क नहीं हो रहा है, मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, मैं कितना डरी हुई हूँ। ये जो सीन था ना वाकई में बहुत शॉकिंग था। तो एक एग्जाम्पल है कि आजकल के बच्चे भी जब हम उनकी एज में थे हम स्ट्रेस वर्ड का मतलब तक नहीं जानते थे, और आजकल के बच्चे इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। बच्चे जो कोचिंग में जाते हैं, अभी हम देखते हैं आए दिन हमें कोटा से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, किस तरह की न्यूज आती रहती है। हम देखते हैं कि बच्चे जाते हैं कोचिंग के लिए, उनको लगता है कि अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं। मैंने अभी हाल ही में एक मूवी देखी, छिछोरे मूवी। मूवी काफी पुरानी आई थिंक, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली देखी। मुझे लगता है कि मूवी हर पेरेंट्स को देखनी चाहिए। उसमें जो दिखाया गया है ना कि एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग अपने बच्चों से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लाद देते हैं उनके ऊपर कि वो फुलफिल नहीं हो पाती, तो वे बच्चे अटेम्प्ट टू सुसाइड करने लगते हैं। उस मूवी में दिखाया गया है कि एक पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चे को आईआईटी की कोचिंग के लिए भेजते हैं, और
वो उसे बहुत ज्यादा ऐसे ऑफर करते हैं कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हें बाइक दिलाएंगे, इस तरह से। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि हम अपने बच्चे को उनकी सक्सेस के लिए इतने सारे ऑफर करते हैं। कभी हम ये सोचते ही नहीं है कि अगर बच्चा 1% भी अनसक्सेसफुल हुआ तो उसके साथ क्या बीतेगी। उसकी भी तो अपनी कुछ फीलिंग्स है ना। तो वो बच्चा क्या करता है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाता। और वो सोचता है कि मेरे पेरेंट्स को तो मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है और मैं तो पास हो नहीं पाया, आईटी में क्रैक नहीं कर पाया, तो वो अटेम्प्ट टू सुसाइड कर लेता है। तो ये मूवी मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ने देखी होगी, और नहीं देखें तो एक बार जरूर देखें। इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमें अपने बच्चों के साथ सपोर्टिव रहना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि मैडम आप तो डॉक्टर हो, आपकी फैमिली में सब डॉक्टर हैं, आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो आप तो अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाओगे। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि क्यों बनाएंगे डॉक्टर हम, वो बच्ची की मर्जी है। बड़े होके वो जो चाहेगी, जो उसे चूज करेगी, जो स्ट्रीम उसे पसंद है तो वो करेगी। हम क्यों उसे डॉक्टर बनाएंगे, ये सब टाइम बताएगा। तो कई बार क्या होता है ना कि हम होड़ में, जैसे अब हमारे पड़ोस का बच्चा आईआईटी कर रहा है, पड़ोस का बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, तो हम लोग भी इस होड़ में बस एक के पीछे एक भेड़ चाल चलने के चक्कर में अपने बच्चों पे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लाद देते हैं। हम ये देखते ही नहीं है कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली व्यवहार रखें, उनके सपोर्टिव बने, उन्हें हमेशा मोटिवेट करें। उन्हें अपनी इच्छा 10th के बाद में अगर वो कोई स्ट्रीम चुनना चाहते हैं तो उनको मोटिवेट करें कि बेटा जो आपकी इच्छा हो, जो आप कैरी कर सके हो आगे, वही चीज वही सब्जेक्ट आप लें। नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं 3 out of 4 ऑल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एस्टेब्लिश्ड बाय द एज ऑफ 24। 24 एज में होता है कि बड़े हो जाते हैं, मैरिज हो जाती है बहुत से लोगों की, या जॉब की तलाश में वो इधर उधर घूमते हैं। कुछ लोग जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोगों को काफी स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो क्या होता है कि बहुत सारी सिचुएशन दुनिया से निकलने के बाद में, जब तक कॉलेज लाइफ में कोई नहीं पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि कॉलेज लाइफ ग्रेजुएशन जब तक चल रही है तब तक चल रही है। असली स्ट्रगल जो शुरू होता है वो कॉलेज के बाद में स्टार्ट होता है, क्योंकि 2-4 साल बाद में सब लोग पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम क्या कर रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो। तो ये आज का सिनेरियो जैसा हम देखते हैं कि इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी पॉपुलेशन है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं, मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ वीमेन और मेन में कितना परसेंट में मिलती है, तो हम देखते हैं वीमेन आर 2.7 टाइम्स मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम एंजाइटी। कि जो महिलाएं जो हैं वो जेंट्स की तुलना में 2.7% टाइम्स ज्यादा एंजाइटी से सफर कर रही हैं। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, आजकल वैसे टाइम चेंज हो गया है, लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो पुराने टाइम में होता था कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता था, ये भी एक रीजन हो सकता है। शुरू से उनके साथ ऐसा सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें घर का काम करना है। पहले अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिल पाती थी उनको, लड़कों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। और चलो आजकल ये टाइम बदल गया है, आजकल इक्वल एजुकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि शादी करके लड़की जब घर में आती है उसके लिए सब कुछ नया होता है, न्यू फैमिली, न्यू एनवायरनमेंट, तो सबको समझने में उसे टाइम लगता है। कई बार तो बहुत अच्छी सपोर्टिव फैमिली उन्हें मिल जाती है तो वो एडजस्ट हो जाती है इजीली, लेकिन कभी कभी होता है कि एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। मैरिटल लाइफ जो है काफी स्ट्रगलिंग हो जाती है, सबके साथ एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज्यादा मैटर करती है। और बेबी होने के बाद में तो महिलाएं वैसे भी इतनी बिजी हो जाती हैं कि वो घर को संभालें, बच्चों को संभालें, अपनी फैमिली को टाइम दें। और अगर वो वर्किंग वुमेन है तो उनके ऊपर तो डबल मार हो जाती है, क्योंकि उन्हें घर भी देखना है, बाहर की भी जॉब देखनी है। तो मेन की कंपैरिजन में जो वीमेन होती हैं वो 2.7 टाइम ज्यादा सफर करती है, जबकि मैन में 2.1 टाइम लाइकली टू सफर फ्रॉम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। कि इस तरह के जो डिसऑर्डर है वो 2.1% मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट जो कैटेगरी आती है डिप्रेशन। तो व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, कि डिप्रेशन क्या है और इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो डिप्रेशन का जो मेन सिम्टम्स है, कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस। जो भी पेशेंट है वो बहुत हमेशा हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा कॉन्स्टेंट फीलिंग्स में दुखीपन, कभी भी वो पॉजिटिव नहीं रह पाएगा, निगेटिव फीलिंग्स उसके अंदर रहेगी। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, वेदर इट्स सोशल और फैमिलियर और फ्रेंड सर्किल में भी वो करता है, मतलब अपने आप को बचता है कि बाहर जाने में, वो किसी भी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होने से काफी बचता है। फटीग और लो एनर्जी लेवल, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करेगा, उसको लगेगा कि एनर्जी नहीं है बॉडी में, बिल्कुल एकदम डल सा फील करेगा। नेक्स्ट है चेंजेस इन एपेटाइट एंड वेट,
कि या तो इस सिचुएशन में दो चीजें होती है, या तो एपेटाइट उसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल वजन भी कम हो जाएगा, और कभी कभी पर्सन टू पर्सन इट वेरीज ऑन पर्सन टू पर्सन, कि कभी कभी एपेटाइट बहुत ज्यादा यानी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो अब नॉर्मली खाने लगेगा, या फिर कभी कभी डिप्रेशन में आके कुछ लोगों का वजन भी कम हो जाता है, कुछ लोगों का वजन बढ़ भी जाता है, वेट गेन हो जाता है। इंसोम्निया और एक्सेसिव स्लीपिंग, इंसोम्निया यानी अनिद्रा, क्या तो उसकी नींद बिल्कुल उड़ जाएगी या तो फिर वो बहुत ज्यादा सोएगा। डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, कि वो किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील करेगा। फीलिंग्स ऑफ गिल्ट और वर्थलेसनेस, वो अपने आप को ऐसा फील करेगा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, आपको गिल्ट फील करेगा वो। थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड, कि उसके बार बार मन में ख्याल आएंगे डेथ को लेके, सुसाइड को लेके, अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज में देखने को मिलती है। पेशेंट इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि अब कोई चारा नहीं है, अब कोई उसके मन में ये सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो इनसे विड्रॉइंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, फंक्शन से उसे जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। हेडेक एंड फिजिकल पेन, उसे बहुत ज्यादा हेडेक से वो सफर करेगा, बॉडी पेन वो महसूस करेगा। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस में रहेगा, टेंशन में रहेगा, निराशावादी में रहेगा वो। लो सेल्फ एस्टीम, उसे लगेगा कि मैं कुछ करने लायक ही नहीं हूँ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट समझ के रहेगा वो हमेशा। रिलेशनशिप इश्यूज, जब पर्सन कॉन्स्टेंटली ऐसा रहने लगेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसके जो मैरिटल लाइफ है उस पर भी असर पड़ेगा, रिलेशनशिप में भी असर पड़ेगा, ना तो वो एक अच्छा हस्बैंड बन पाएगा, ना अगर दे पाएंगे। प्रॉब्लम्स एट वर्क और स्कूल, कॉन्स्टेंटली जब पेशेंट डिप्रेशन में रहने लगता है तो ना तो वो अपने वर्क प्लेस पे, ना तो अपनी जॉब पे वो कंसंट्रेट कर पाएगा, अगर स्टूडेंट है तो ना अपने स्कूल में वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। एक्सट्रीम वरी, बहुत ज्यादा वो चिंतित रहेगा, सारे टाइम हर छोटी छोटी बात की वो टेंशन में रहेगा, वो फिजिकली तो प्रेजेंट रहता है लेकिन वो मेंटली एब्सेंट रहता है, वो आप सभी के बीच में बैठा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। हैवी फीलिंग इन आर्म्स एंड लेग्स, उसको महसूस होगा कि बॉडी कभी कभी लगेगा कि हाथ और पैरों में बहुत जकड़न हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड है एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एंजाइटी डिसऑर्डर भी एक बहुत बड़ा इसका एक टाइप है। एंजाइटी डिसऑर्डर इज ए मेंटल हेल्थ कंडीशन मार्क्ड बाय persistent and excessive worry or fear that disrupt daily life। एक्सेसिव वरी होना या कॉन्स्टेंटली, पर्सन के मतलब कॉन्स्टेंटली आपको, जो पेशेंट है उसे टेंशन में रहेगा, बहुत ज्यादा डरा हुआ रहेगा, एक अजीब सा भय उसको हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से दैट डिस्टर्ब डेली लाइफ, उसकी वजह से उसकी जो डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अनलाइक द नॉर्मल स्ट्रेस रिस्पॉन्स इट इन्वॉल्व क्रॉनिक फीलिंग्स ऑफ ड्रेड एंड अप्रिहेंशन, वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा, उसको एक क्रॉनिक यानी पुरानी पुराने टाइम से एक ऐसा रहता है कि टेंशन सी बनी हुई है, वो मतलब अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट कर ही नहीं पाएगा। तो हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर आर द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन अफेक्टिंग नियरली 30% ऑफ एडल्ट्स एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। ये एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को कभी ना कभी उसकी लाइफ में, 30% एडल्ट्स को तो कभी ना कभी लाइफ में होती ही है। उसके सिम्टम्स है पैनिक अटैक आना, पैनिक अटैक बोले तो बहुत ज्यादा डर, डर का एक अटैक आना, बार बार में उसको इस तरह से भय होगा, घबराहट होगी, डर होगी, तो ये एक ये फ्रिक्वेंटली अटैक्स ऐसे आते हैं। रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी होना, ऐसा पेशेंट कभी भी नॉर्मल नहीं रह पाएगा, उसको बार बार बेचैनी होती रहेगी। फियर एंड अनइजीनेस, हमेशा डरा हुआ रहेगा, हमेशा अनकंफर्टेबल वो रहेगा। रैपिड हार्ट बीट जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं, उसकी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी, मतलब हमेशा उसकी धड़कन ऐसा लगेगा कि अबनॉर्मली उसका दिल धड़क रहा है, उसे बोला जाता है टैकीकार्डिया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोलते हैं तो सांस लेने में परेशानी होना। मसल्स टेंशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, उसकी पूरे बॉडी पेन होता रहेगा, और नींद जो है डिस्टर्ब रहेगी, वो एक प्रॉपर नींद ले ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। यस, नेक्स्ट एक टाइप और इसका जो हम डिस्कस करने वाले हैं, शाइजोफ्रेनिया। Schizophrenia is a severe and chronic mental health disorder that impact thought process, perception, emotion and functioning। Schizophrenia एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट है
वो एक वर्चुअल लाइफ में जीता है, उसको एक रियलिटी से कोई उसका वास्ता नहीं रहता, वो अलग ही सोचेगा, उसका सोचने का तरीका अलग रहेगा, अपना इमेजिनरी लाइफ में जिएगा। उसके कई सारे टाइप्स होते हैं। पहला हेलुसिनेशन, सेंसरी एक्सपीरियंस विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एग्जाम्पल हियरिंग वॉइसेस। सपोज कोई पेशेंट, कोई पर्सन अगर बैठा, उसे लग रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है, जबकि वहां कोई है नहीं, कोई उसे बुला नहीं रहा है, लेकिन उसे हेलुसिनेशंस आते हैं विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कोई वो हो नहीं रहा है, लेकिन वो इमेजिन करेगा कि शायद मुझे कोई आवाज लगा रहा है। महिलाएं हैं तो बच्चा सो रहा है तो मुझे शायद लगता है कि बच्चा रो रहा है। इस तरह की वो कुछ होता नहीं है, लेकिन वो एक इमेजिनरी एक ऐसा वो बना लेते हैं कि उनको लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है, कुछ कुछ हो रहा है जो एक्चुअल में है भी नहीं। नेक्स्ट होता है डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग। मतलब वो कुछ भी सोचेगा, अगर वो बोलने इनकोरेंट और फ्रेगमेंटेड स्पीच, अगर वो बोलेगा, किसी से बात करेगा तो एक प्रॉपर सेंटेंस वो बोल ही नहीं पाएगा, आधा अधूरा बोलेगा, सेंटेंस कंप्लीट किया नहीं कि उससे पहले कुछ और बात बोलने लग जाएगा, तो उसका जो थिंकिंग है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। नेक्स्ट है निगेटिव सिम्टम्स, रिड्यूस इमोशनल एक्सप्रेशन, सोशल विड्रॉल। ओके, तो वो निगेटिव सिम्टम्स में बहुत ज्यादा आने लगते हैं, वो कुछ भी बहुत ज्यादा निगेटिव सोचने लगता है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, कभी खुश होगा, कभी रोएगा, कभी सैड होगा, कभी छोटी छोटी बातों में भी खुश हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एक टाइप है डेल्यूजन। डेल्यूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको अगर हम एक शब्द में अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो इसे हम कह सकते हैं शक। इसमें पेशेंट को शक की बीमारी हो जाती है, और बीमारी इतनी खतरनाक हो जाती है कि वो उसे एक्सप्लेन कर पाना, दूसरा चाहे उसे कितना भी क्लियर करने की कोशिश करे, वो उस बात को समझ ही नहीं पाता है। स्ट्रांगली हेल्ड फॉल्स बिलीव, जैसे कि उसको लगता है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, या फिर कोई पड़ोसी है तो ये मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या रास्ते चलते भी लोग मेरे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और कभी कभी तो सिचुएशन इतनी वर्स हो जाती है कि जो लाइफ स्पॉइल हो जाती है, यानी हस्बैंड वाइफ है वो अपनी लाइफ पार्टनर में शक करने लग जाते हैं कि इसका कहीं और अफेयर है, या मेरे लिए वो फेथफुल नहीं है। इस तरह की सिचुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। इसमें इसे एक सिंगल शब्द में बोला जाए तो शक बोल सकते हैं हम इसे। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, यस, bipolar disorder is characterized by abnormal changes in mood and energy level. The mental illness is more dramatic than mild mood swing. इसमें जो पेशेंट का मूड इतना फास्ट मूड स्विंग करता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। कभी कभी वो बहुत ज्यादा सोएगा, कभी उसे नींद ही नहीं आएगी, कभी कभी तो इतना इजीली हैप्पी हो जाएगा, एक छोटी सी बात पे बहुत खुश होने लगेगा, हमें लगता है कि बहुत खुश है ये, लेकिन कभी कभी तो इतना दुखी हो जाता है। कभी बहुत ज्यादा एबनॉर्मली वो खाएगा, कभी उसे भूख ही नहीं लगेगी। तो बाइपोलर दोनों तरह के इसमें डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, बहुत इजीली इसमें मूड स्विंग्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे हम शॉर्ट में ओसीडी बोला जाता है, और आपने शायद बहुत ज्यादा सुना भी होगा, और डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ कि हमारे घर में एक ना एक पर्सन तो इससे सफर करता है और इजीली मिल जाता है। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? कभी आपने देखा होगा अपने घर में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी चीज को मतलब कंफर्म करने के लिए बार बार रिपीटेडली वो काम करेंगे। अगर किसी को हैंड वॉश करना है तो एक बार हैंड वॉश कर ली, फिर बार बार करेंगे, बार बार करेंगे। और चेकिंग करना, चेकिंग मतलब जैसे कहीं बाहर जाना है और आपने देखना, उसने लाइट ऑफ कर दी, स्विच ऑफ कर दिया, लाइट फैन सब ऑफ कर दिया, तो भी बार बार आके चेक करेंगे कि स्विच ऑफ है कि नहीं। कहीं घर से बाहर अगर जा रहे हैं, लॉक कर दिया, तो भी बार बार उस चीज को चेक करना है लॉक किया कि नहीं। तो ये बार बार ये चीजें होती हैं, रिपीटेडली ये चीज होती है, तो इतना ऑब्सेसिव हो जाता है वो कि उसे विश्वास नहीं होता कि काम हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट है काउंटिंग, किसी भी चीज को बार बार काउंट करेगा। सपोज कीजिए वो अगर पैसे गिन रहा है तो एक बार गिन लिया, दो बार गिन लिया, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि करेक्ट काउंटिंग की है, तो बार बार अगेन एंड अगेन वो काउंटिंग करता है। नेक्स्ट है मेंटल रूमिनेशन, कि वो कुछ भी ऐसा सोचेगा और वो कुछ भी ऐसा अपना अलग इमेज बना लेता है। नेक्स्ट है क्लीनिंग एंड वॉशिंग, कि उसे क्लीनिंग और वॉशिंग का इतना मैनिया होता है ना, कि वो अगर कपड़े धुले हैं, एक डॉट भी उसमें लग गया तो नहीं पहनेगा, इसे वापस धुलवाओ। वॉशिंग, एक डस्ट का भी पार्टिकल कहीं नजर आ गया तो उसे क्लीन करो। बच्चों के टॉयज हैं तो वो अरे गंदे पड़े हैं, बच्चों को एलर्जी होगी, तो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होता है वो। नेक्स्ट आता है होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब होता है अननेसेसरी अनवांटेड चीजों को इकट्ठे किए जाना। किसी किसी की हैबिट होती है कि कुछ चीजें यूजफुल नहीं है उनके लिए, तो लेकिन वो फिर भी इकट्ठे किए जाते हैं, कि वो फेंकते नहीं है ना, वो कबाड़ी वाले को देते ही नहीं, काम आएगा काम आएगा, चाहे वो आपके कपड़े हो, बर्तन हो, अनयूजफुल बुक्स हो। तो होर्डिंग एक ऐसा सिम्टम्स है जिसमें पेशेंट सामान कलेक्ट किए जाता है, चाहे वो उसके लिए काम का हो या ना हो, लेकिन बस उनको कलेक्ट किए जाता है, तो ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन होती है।
तो दीज आर कॉमन कंपल्शन ऑफ पीपल विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये इस तरह की जो भी चीजें हैं और हमारे घर में भी देखने को मिल जाती हैं। आप वॉच कीजिए कि हमारे फैमिली में भी कोई ना कोई ऐसे मेंबर होते हैं जिन्हें ट्रस्ट नहीं होता, घर से बाहर अगर वो जाएंगे तो बार बार वो चेक करेंगे लॉक किया नहीं किया, स्विच ऑफ किया नहीं किया, गैस ऑफ किया नहीं किया। तो ये सब ओसीडी में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, डिमेंशिया। डिमेंशिया भी एक मेंटल इलनेस का एक टाइप है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि मेमोरी लॉस होना। ये तो सीधा सा हम जानते हैं कि डिमेंशिया का मतलब ही होता है लॉस ऑफ मेमोरी। याददाश्त धीरे 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 कम होने लगती है। मिसप्लेसिंग आइटम, कि किसी भी आइटम को कहीं पे भी रख दिया, फिर उसको ढूंढते रहना कि मेरी वॉच कहाँ गई, मेरा मोबाइल कहाँ गया। हम बहुत जल्दी क्विकली भूल जाते हैं चीजों को रखना। सोशल चेंजेस, ऐसा पर्सन जो होगा वो सोसाइटी से बिल्कुल कट जाएगा और अपने आप को अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाता है, वो जाना पसंद नहीं करता है। पर्सनैलिटी और मूड चेंजेस, उसका पर्सनैलिटी और मूड बार बार चेंज होता रहता है। कभी वही जो सारे मेंटल डिसऑर्डर में जो मैंने बताए कि कभी खुश होना, कभी दुखी होना, इस तरह के। प्रॉब्लम सॉल्विंग चेंजेस, किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इतना इजीली वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता है। अल्टर्ड जजमेंट, वो अपना कोई डिसीजन भी नहीं ले पाता है। विजुअल इमेज चेंजेस, कि वो जो भी देखता है तो उसको वो अपने माइंड में क्लैरिफाई नहीं कर पाता है। स्पीच और राइटिंग चेंजेस, कि वो कुछ भी मतलब बोलेगा तो पर्टिकुलर कुछ बोल नहीं पाता है, कि कुछ बोला अधूरा बोला, या जो अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाता है, लोगों को समझा नहीं पाता है, कि ये भी एक डिमेंशिया के टाइप है। नेक्स्ट, मेंटल इलनेस में हमने देखा था, सर प्लीज चेंज द स्लाइड। साइन समवन में बी सुसाइडल, जैसे कि मैंने बताया मेंटल इलनेस में बहुत सारे लोग अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं। तो हम इसको कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे? एक्सट्रीम क्वाइटनेस, ऐसा पेशेंट जो होगा बहुत ज्यादा शांत रहना शुरू कर देता है वो। सोशल विड्रॉल, अपने आप को सोसाइटी से कट कर लेता है वो, किसी भी शादी ब्याह, कोई फंक्शन, किसी भी सोशल एक्टिविटीज में वो नहीं जाना पसंद करता है। इवेजन ऑफ आई कांटेक्ट और फिजिकल कांटेक्ट, किसी से भी नजर मिला के वो बात नहीं करना चाहता है। फटीग, बहुत ज्यादा उसे थकावट महसूस करता है। इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा वो हो जाता है। उसे किसी भी बात में अगर हम नॉर्मल सी भी बात अगर हम करेंगे तो बहुत चिड़चिड़ा होकर जवाब देगा। आउटबस्ट ऑफ एंगर, या तो वो जवाब ही नहीं देगा, लेकिन अगर उसको गुस्सा आया तो इतने जोरदार वाला गुस्सा आता है, गुस्से में बोलते हैं ना, गुस्से में फटके पड़ना, कितना जोरदार वो गुस्सा करेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। इस तरह के पेशेंट ही सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ व्यवहार में बदलाव आते हैं सुसाइडल थॉट्स वाले पर्सन के, कि अल्कोहल और ड्रग्स का ज्यादा उपयोग। जब आदमी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है, उसे कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता, कहीं किसी का उसे साथ पसंद नहीं आता, तो अल्कोहल और ड्रग्स का ज्यादा उपयोग करने लगता है। जीवन खत्म करने के रास्ते खोजना, वो कोशिश कर रहा है कि किस तरह से वो अपना जीवन को खत्म करे, उसकी वो तरीके ढूंढेगा। गतिविधियों से खुद को अलग कर लेना, कि किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करता है। परिवार और दोस्तों से दूर हो जाना, ना उसे फैमिली में रहना अच्छा लगता है, ना वो फ्रेंड सर्किल में जाना पसंद करता है। ज्यादा या कम सोने लगना, कि या तो बहुत ज्यादा सोएगा या कम सोएगा। अलविदा कहने के लिए लोगों से संपर्क, कभी कभी होता है कि उसे लगता है कि बस मेरा तो अब जीवन खत्म होने वाला है, या फिर उसे फील होता है कि मैं अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूँ, तो जिसके क्लोज लोग हैं उनसे वो अलविदा कहने के लिए एक अलग तरीके से, अलग तरह से बातें करेगा, कि मेरा जीवन खत्म होने तो एक बार जिनसे मिलना है मिल लूं, जिनसे बात करना है बात कर लूं। आक्रामक हो जाना, कि बहुत ज्यादा वो वायलेंट हो जाता है, छोटी सी बात पे भी बहुत बुरी तरह से वो बिहेव करेगा, नॉर्मली बात नहीं करेगा, नॉर्मली जवाब नहीं देगा। थकान महसूस करना, कि वो ऐसा पर्सन एक, ना तो वो प्रॉपर नींद ले पाता है और ना ही वो रेस्ट ले पाता है, तो उसे हमेशा ऑल टाइम उसे थकान महसूस होती है। नेक्स्ट है एंजाइटी से बचने के 10 उपाय, कि अगर आपको एंजाइटी हो रही है, आप एंजाइटी सफर कर रहे हैं, तो आप कैसे उनसे बच सकते हैं? तो ये कोशिश हम कर सकते हैं कि खुद को डिस्टर्ब करें। खुद को डिस्टर्ब करें से मतलब अकेले में ना रहें, शांत ना रहें, कि आप अगर लोगों से मिलना चाहें लोगों से मिलें, फैमिली को टाइम दें, फैमिली से मिलें। अगर आपको मूवीज देखनी पसंद है तो मूवीज देखिए, आप पैरों पे फोकस करें, वॉक करें, घर के कामों में लगे, कि अगर आपको बाहर जाना अच्छा नहीं लगा तो घर पे अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हुई, घर के छोटे मोटे कामों में आप हेल्प करवा सकते हैं। 5 फिंगर ब्रीदिंग, 5 फिंगर ब्रीदिंग होती है इनहेल करना, एक्सेल करना, कि 5 बार इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमारी रूटीन में सुधार आ सकता है। इनहेल एक्सेल ऐसे 5 फिंगर ब्रीदिंग से बोला जाता है। प्रकृति से जुड़े, अगर आपको गार्डनिंग करना पसंद है, प्लांट्स लगाना पसंद है, तो कोई ना कोई अपनी एक हॉबी जरूर चुने, ताकि उसमें आप बिजी रहें, इन्वॉल्व रह सकें। खुद को रीडिस्कवर करें,
क्योंकि एंजाइटी में, मेंटल डिप्रेशन में पेशेंट क्या होता है ना कि अपने आप को भूल जाता है, अपनी वो एबिलिटी को भूल जाता है, वो अपने आप को लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो। वो खुद को रीडिस्कवर करें, अपने आप की ताकत को पहचानें, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें कि अपन कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आप इस बिजनेस में सफल ना हो सकता है कुछ और कर सकते हो आप। मे बी कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही तो हो सकता है आप प्राइवेट जॉब में आप बेटर कर सकते हो, अपना बिजनेस में बेटर कर सकते हो। अपनी ताकत को पहचानें, डिस्ट्रैक्शन को एंजॉय करें। डिस्ट्रैक्शन का मतलब अगर आपको किसी चीज से दूर किया जा रहा है, अगर मान लो आपको टीवी देखने को बोले तो टीवी को भी इंजॉय करें। आपको जॉब से निकाल दिया गया और आप फैमिली में हो तो फैमिली के साथ इंजॉय करें। सुगंध लें, कहते हैं कि कभी कभी अच्छी फ्रेग्रेंस जो होती है हमारी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। जो आपकी पसंद है उस सुगंध को लें। मौजूदा हालत को स्वीकार करें। जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, तो उसको हर हालात में स्वीकार करें। काम के दौरान तनाव के लक्षणों को भी पहचानें। बहुत अधिक चिड़चिड़ा होना, मुझे लगता है टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है तो मुझे स्पीड पकड़नी पड़ेगी। चिड़चिड़ा या गुस्सा महसूस होना, थकान और काम का ज्यादा महसूस होना, दुखी या अवसाद महसूस करना, घबराहट होना, नींद लगने में परेशानी, काम में ध्यान नहीं लगना, प्रोत्साहन की कमी। सर प्लीज चेंज द स्लाइड। यस यस। तो काम के दौरान जो तनाव के लक्षणों को भी पहचाने, ये हमें, यह और जो हमारी फैमिली मेंबर्स है ये उनके लिए है। अगर आपके घर का कोई मुखिया या चाहे वो आपका पति हो, बेटा हो या फादर हो, अगर आपको ये चीजें आप उनमें पाते हैं, इस तरह के सिम्टम्स आप उनमें नोटिस करते हैं, तो उनको फुली सपोर्ट करें। कि अगर वो चिड़चिड़ा हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, या फिर थकान वो पहले से ज्यादा उन्होंने थकान होने लगी है, किसी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये पूरी फैमिली की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें मोटिवेट करना। कभी भी उन्हें अकेला ना छोड़े, चाहे लाइफ में कितनी अप्स एंड डाउन्स आए, चाहे बिजनेस छूट जाए, लेकिन कभी भी उनको हमेशा सपोर्ट करके रहे। कभी कभी देखने में आता है कि आजकल जो ये डाइवोर्स वाली सिचुएशन आ रही है कि हस्बैंड की जॉब नहीं है, डाइवोर्स हो गया, शादी के 1-2 साल में डाइवोर्स हो गया, काम छूट गया, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पा रही है तो डाइवोर्स हो गया। तो ऐसा नहीं है। एक वाइफ की जिम्मेदारी बनती है अपने हस्बैंड को हर हाल में, हर चीज, हर परिस्थिति में एक्सेप्ट करें, उनका सपोर्ट बने, उनके मोटिवेट करते रहें। तो हम मेंटल हेल्थ पे कैसे, सर प्लीज चेंज द स्लाइड। मेंटल हेल्थ पे हम कैसे ध्यान दे सकते हैं कि व्यक्त करें, जो अपने मन में कुछ ना रखें, कि अपना जो भी एक्सप्रेस करें, जो दिल में है लिख के दें। चुपचाप सहते ना रहें, खुद के लिए वक्त निकालें। कि जो भी आपकी हॉबीज है, कि आपको गार्डनिंग पसंद है, ड्राइंग पसंद है, लिखना पसंद है, जो भी है, अपने लिए अपने को इम्पोर्टेंस दें, अपने लिए टाइम निकालें। मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पर्याप्त, सर चेंज द स्लाइड। पर्याप्त नींद लें, अकेलेपन से बचें, हेल्दी खाना खाएं, नई गतिविधियां मन लगाएं। पूरे शरीर पर होता है तनाव का असर। ओके, अब ये जो 5 तरीके यहाँ बताए गए हैं, क्या आप में से किसी के पास इसका एक सॉल्यूशन है 5 पॉइंट्स का? मेरे पास है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, पर्याप्त नींद लें, अकेलेपन से बचें, हेल्दी खाना खाएं, नई गतिविधियों में मन लगाएं और पूरे शरीर पे होता है तनाव का असर। इन सब का एकमात्र सॉल्यूशन है हमारी, आप क्लैपिंग कर सकते हैं, एनसीसी। एनसीसी हमारे ये सारी जो 5 पॉइंट्स हैं इन सबकी पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। यस। देखिए, दिमाग को खुश करने के कुछ और भी तरीके होते हैं कि फोन को डालें डिब्बे में, स्क्रीन टाइम कम करें। कि आजकल होता है कि ऑल टाइम फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, हम फोन में लेट नाइट तक लगे रहते हैं, रील्स पे रील्स देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज हमें स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। खुद पर ज्यादा प्रेशर ना डालें, थोड़ा टहल कर आए, कसरत करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा वॉकिंग करें, सोने से पहले किताबें पढ़ें मोबाइल देखने की जगह, लोगों से बातचीत करें, फैमिली में फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व रहें। और सबसे जरूरी बात, हेल्थ एक्सपर्ट हेल्प से ना घबराएं। अगर आपको जरूरत है तो आप किसी भी हेल्प ले सकते हैं, किसी भी अपने, यहाँ बहुत सारे कोच हैं, हम कोच से भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। अब आप सब मिलकर एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद में कम्युनिटी हमें ये तीनों चीजें हमें प्रोवाइड करवाती है, जिसमें एक है स्लीप एनहेंस, एक है नाइट वर्क्स एंड ब्रेन हेल्थ। कि जो भी मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं, मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्याप्त नींद लेना। लेकिन आजकल क्या होता है ना कि प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे लोग इंसोम्निया से सफर कर रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ पाती है। तो उसके लिए हमारी कम्युनिटी थैंकफुल है हमेशा मार्क्यूस सर का, जिन्होंने हमें ये एक आइडिया दिया है और ये हमें प्रोवाइड करवाया है, स्लीप एनहेंस। जिन्हें नींद की समस्या है तो एक बार उसे जरूर ट्राई करें, इससे आप प्रॉपर और बेहतर नींद ले पाएंगे। नींद भले ही कम हो लेकिन वो एक हेल्दी नींद हो।
नेक्स्ट आता है नाइट वर्क्स। ये भी एक नींद के लिए एक सप्लीमेंट है कि अगर इसे आप ले रहे हैं, आपकी डिस्टर्ब नींद है, कितना चिड़चिड़ापन है, थकावट है, वो जो भी है, लेकिन स्लीप एनहेंस से आप प्रॉपर नींद ले पाएंगे। नेक्स्ट है ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ, अगर कोई वीक है या फिर कुछ मेंटल डिसेबिलिटी से वो सफर कर रहा है, तो उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। ये वृत्ति लाइफ का प्रोडक्ट है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ चीजें, और मैंने बहुत कोशिश की है, क्योंकि ये जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे इतना इजीली इतने कम टाइम में एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये मेरा एक ब्रीफ, मैंने कोशिश की है कि आपके सामने पहुंच सकता हूँ। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, सो आई हैव टू से बाय। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ सच ए वंडरफुल इवेंट। थैंक यू सो मच। क्या बात है, एक बार जोरदार बोले तो जोरदार क्लिपिंग करेंगे मैम। क्या जबरदस्त सेशन रहा हमारा। और हमें अच्छे से एक हिंदी लैंग्वेज में जो सभी को एक जो भाषा समझ आती है ना, उस भाषा के अकॉर्डिंग, उस स्तर के अकॉर्डिंग हमें समझाया। तो एक बार मैम के लिए सभी स्क्रीन पे जाएंगे और इस स्क्रीन पे जाकर के हार्ट रिएक्शन देंगे, और ऐसा लगना चाहिए कि मैम ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है, तो उसकी कृतज्ञता हमें अपनानी चाहिए। और बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का। आज पता लगा कि वास्तव में यहाँ जो लोग, ज्यादातर जो लोग जुड़े हुए हैं या इनकी फैमिली में, ये जो आज के लक्षण जो मैम बता रहे कि जो मेंटल इलनेस के जो लक्षण हमें देखने को मिले, इनको सुधार कैसे कर सकते हैं, ये पूरा एक जो सेशन को मैडम ने किस तरीके से समायोजित करके हमें बताया, तो नो डाउट इससे बहुत जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है। और साथ ही मैम ने बताया कि इसके जो उपाय के साथ साथ यूज करने वाले प्रोडक्ट्स, जो हाल ही में हमारा सिल्प एनहांस लॉन्च हुआ है, इसे जबरदस्त तरीके से बेनिफिट उठा रहे हैं। तो आज का सेशन तो हमारा बहुत ही बेहतरीन रहा है। एक बार पहले मैम को सभी धन्यवाद बोलेंगे सेशन के लिए, फिर अपन Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बहुत ही शानदार सेशन हमारा रहा। और हमें पता है कि ये जो आज मैम का सेशन रहा, कहीं ना कहीं इस सेशन से अपने आप को रिलेट करते कि कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी में आने से पहले वास्तव में मेरे साथ ऐसा होता था, लेकिन मैं इस कम्युनिटी का जो डिस्क्लेमर ये है कि हम इनकी वजह से यहाँ नहीं आए, लेकिन जब न्यूट्रिशन लिया, एक्सरसाइज किया, तो कहीं ना कहीं इनसे बाहर निकल के एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे हैं। तो वो लोग सभी एक बार टेक्निकली एड्रेस करेंगे जो इस सेशन से अपने आप को रिलेट करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको या फैमिली में कहीं ऐसा लगता था कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा था, और आज पता लग रहा है कि वो सब चीजें दूर होकर के हम अच्छे लाइफ जी रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त यहाँ इंटरेस्ट हो रहे हैं। हमारे पास समय की अपनी सीमा है, तो मैं निवेदन करूंगा हम 5-7 मिनट से 2-3 लोगों से बातचीत कर सके। टाइम हमारा पूरा हो चुका, लेकिन चलिए हम बातचीत करते हैं। हमारे बीच जो लतीश मैम है, मैम अनम्यूट करेंगे। आज के सेशन से आप अपने को क्या रिलेट कर पाए, क्या लगता है कि सेशन से आप कहीं ना कहीं जोड़ पाए अपने आप को, कहीं पहले कुछ समस्याओं के शिकार थे और आज ठीक हो रहे? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। सर समस्याएं तो थी, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो मानसिक थी। मतलब जब सेशंस यहाँ हुए तो अपने आप को समझने में हेल्प हुई कि ये इशू शायद इस वजह से हो रहा होगा। तो आज से 4 साल पहले मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन करी थी, और 3 महीने में 13 kg मैंने फैट लूज किया। उसके अलावा मेरे यूरिक एसिड, फैटी लीवर और सर में दर्द रहता था, माइग्रेन जैसा, जो भी यहाँ आके समझ में आया कि ये दर्द क्यों रहता है, और वो कभी भी हो जाता था, बिना किसी बात के हो जाता था। और आज जो रेखा मैम ने बोला है, तो थैंक करना चाहूंगी रेखा मैम, डॉक्टर रेखा मैम को, कि उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। कि कुछ चीजें जैसा उन्होंने बच्चों के लिए बोला, छिछोरे मूवी मैंने भी देखी है, और वाकई में ही इंस्पिरेशन मिलता है उस मूवी को देख के। और मैंने उस चीज को, मतलब मेरे बच्चे काफी बड़े हैं, कॉलेज में हैं, तो जैसा मैडम ने बोला कि जरूरी नहीं है कि हम डॉक्टर है तो हमारे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने। उनकी जो इच्छा हो, उस चीज में कोरिलेट कर रही थी मैं अपने आप को कि हाँ, यहाँ आके कम्युनिटी में आके मैं कम्युनिटी को ही बोलूंगी, डिसीजन लिए बच्चों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं हमारी इस कम्युनिटी का रोल रहा। मेरे बच्चों ने उनकी इच्छा जाहिर करी। मैं कोटा में रहती हूँ, यहाँ डॉक्टर इंजीनियर के लिए पेरेंट्स ट्रांसफर करवा के आते हैं, और कुछ हमारी भी इच्छा ऐसी ही थी कि मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने। लेकिन जब बच्चों ने बोला कि नहीं, हमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, तो मैंने उनकी बात सुनी और हस्बैंड को भी समझाया कि नहीं, हमारे बच्चे, उनका जो इच्छा है, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, हम उनको वही करवाएंगे, क्योंकि वो उसमें 100% दे सकते हैं।
और क्या उसके लिए मैं बहुत खुश रहती हूँ, और डिसीजन पे अपने आप पे और हस्बैंड को भी लगता है कि हाँ, हमने इस कम्युनिटी से बहुत पॉजिटिव चीजें सीखी हैं जो अपनी फैमिली के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या बात तो है, क्लिपिंग करेंगे मैम के लिए। इनका भी बिफोर आफ्टर दिखाया था सर ने, देख पा रहे थे अब कितना जबरदस्त है। बता रहे हैं कि लगी नहीं रही कॉलेज में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, देख पा रहे है ना। एज का कैसा है कि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सभी अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को ऐसे ठीक कर रहे हैं, और बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे बीच यहाँ पर है। और उसी क्रम में हम देख पा रहे हैं जो स्क्रीन पे अच्छे से है मुस्कुराते हुए बैठे होंगे, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। हमारे बीच प्रवीण जी सर है। प्रवीण जी एक बार अनम्यूट करेंगे अपने आप को, और आज गुड के मॉर्निंग सेशन सर। से क्या रिलेट कर गुड पाए आप। मॉर्निंग सर। सर आज के गुड। सेशन से सर बहुत मैंने अपने आप को भी रिलेट किया सर, क्योंकि जैसे मैम ने बताया कि जब हम डिप्रेशन में रहते हैं तो अपने आप को अलग सारी दुनिया से अलग समझने लगते हैं। तो सर कुछ मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि कुछ ऑफिशियल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा चलता था कि अपने आप को मैं अलग ही महसूस करने लग गया था, और कहीं ना कहीं मैं स्क्रीन में या मोबाइल में अपना टाइम दूर करने लगा था। तो सर थैंक्स करता हूँ इस कम्युनिटी का कि जो मुझे प्यारी सी कम्युनिटी मिली, कि जिसके माध्यम से मैंने यहाँ से अपना जो डिप्रेशन भी दूर किया, साथ में जो मैं आया तो अपने वेट के लिए था, लेकिन मुझे और भी हेल्थ इश्यूज थे सर, वो भी मेरे काफ़ी दूर हुए। तो मैंने सर यहाँ से अपना 21 kg वेट लॉस किया। और जो डिप्रेशन का मेरा था कि हमेशा मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, जो जब ये प्यारी सी कम्युनिटी मिली, परिवार मिला, तो सर अब हैप्पी रहने लगा, और सर आज बहुत अच्छा लगता है। और क्या मैं तो बात है, हमेशा थैंक्स कहूंगा एनसीसी का, और जो मेरे वेलनेस कोच है ममता मोहन सर, उनका, कि जिनके माध्यम से सर आज मैं अपनी एक हेल्दी लाइफ जीता हूँ। क्या बात है। क्लैपिंग करेंगे एक बार जोरदार सर के लिए। सर बता पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो जिंदगी में जहां भी हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी सेक्टर में हम जब काम करते, तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी तरीके की जो समस्याओं से, कहीं ना कहीं जो आती हुई चुनौतियों से, कहीं ना कहीं जो आज समस्याएं उनसे ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन इस कम्युनिटी में होने के बाद वापस से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक अच्छे राह की ओर चल रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे बीच से बड़े एक्साइटेड दिख रहे दिलीप कुमार जी। दिलीप जी एक बार अनम्यूट करेंगे आप। सर नमस्कार। ये सारी चीजें नमस्कार। जो मैडम ने बताई है, मैं इन चीजों को फेस कर चुका, और ये मेरी किस्मत है, मेरा सौभाग्य है कि मैंने सुसाइड की कोशिश की और मैं बच गया। 2022 में मैंने वो एक्सीडेंट कर लिया था खुद का। ड्रिंक कर रखी थी। कारण ये था कि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी 2021 में एक्सपायर हुए। फिर कुछ मेरे फैमिली से हुए, 2 बच्चे और बीवी चली गई। इसके बाद में आदमी मरने की सोचेगा। इस दरमियान सिस्टर भी इसी 2022 में खत्म। तो मेरे पास जीने का कोई आधार नहीं था, न कोई जॉब थी। जॉबलेस हो गया था, क्योंकि कोरोना में ऐसा निकाल दिया गया था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इन चीजों से जैसे कम्युनिटी में आया, इतना परिवर्तन हुआ। पहले तो मेरा वेट रिड्यूस हुआ, जो मेरा 17 से 18 किलो कम हुआ। अंकल से भैया का सफर बना, और जीने की उम्मीद आई। लोग पूछने लगे। मैं सोशल्स नहीं होता था, बाहर नहीं जाता था। लेकिन एक्सीडेंट, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था आंख का, तब क्या हुआ, मैं बाइक नहीं चला पाता था। जैसे जैसे मैंने इस कम्युनिटी में आया, ठीक करने के बहाने, आंख को परिवर्तन करने के चक्कर में मेरा वेट चला गया। और मैं कोच से मुलाकात हुई, और ममता मोहन और परवीन जी सर और मनी जी सर, इन्होंने इतना सपोर्ट किया। आज मैं बेहतर लाइफ जी रहा हूँ। और जो मुझे कहते हैं ना कि पहले मैं अंकल हो गया था 41 साल की एज में, आदमी 20 साल का लगे या 25 साल का लगे, बड़ा मजा आता है। ये क्या बात। जो आजकल केस कर देती हैं लेडीजें, और लोग, लड़के सुसाइड कर लेते हैं जिनके साथ होता है बेटे को बच्चा हुआ, आजकल ये अभियान चल रहा है, वो मेरे साथ हुआ। लेकिन मैं जो लाइफ चेंज किया मैंने, मैं कहता हूँ कि मरना सोल्यूशन नहीं है, जीना और कुछ करना ही सोल्यूशन है। और जो चेंज हुई ना मेरी लाइफ, अमेजिंग है सर। मैं धन्यवाद देता हूँ इस कम्युनिटी का। मैं कई बार, जो लोग नहीं आते डिप्रेशन में शिकार होते हैं, मैंने कि एक बार आना तो सीखो। ये शुरुआत में मुझे भी बोरिंग लगती थी, लेकिन आज जो लाइफ चेंज हुई है सर, जबरदस्त हुई है। क्या बात एक जिंदा दिल है। आदमी बना दिया मुझे। क्या बात है सर, बता पा रहे हैं कि कितना जब सर का एक्साइटमेंट, और सर का जो देख पा रहे हैं कि जो एक तरीके की जो उत्साह है और ये जो बदलाव है ना, वो अंदर से झलक रहा है। और सर की एज जो 41 साल की एज में बता रहे हैं कि मैं 20 साल से, हम महसूस ही नहीं करें, सच में लग भी रहे हैं सर। तो नो डाउट ये जो सारा सिस्टम जो चेंजेज हुआ है, ये सारा इस एनसीसी की देन है। और इस एनसीसी में अगर आप कंटिन्यू जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये रोज सेशन लेते हैं, रोज हम न्यूट्रिशन लेते हैं, धीरे 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 हम अपनी बेटर लाइफ की ओर बढ़ते हैं। और जो रोज रोज ये सेशन हम लेते हैं, साथ ही जैसा कि आपको बताया जाता है कि यहाँ जो लोग अपना रिजल्ट शेयर कर रहे हो पर्सनल है, ये व्यक्तिगत है। ये इससे किसी का कोई जरूरी, सभी का अलग हो सकता है। और हमारा डिस्क्लेमर रहता है कि किसी बीमारी को ठीक करने का कोई दावा नहीं करते, लेकिन हो सकता है आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं,
प्रॉपर सेशन से आपका माइंड सेट हो रहा है, तो नो डाउट आपको कहीं लाइफ स्टाइल जो डिजीज है उनमें आराम मिल सकता है। ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है, और सभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हमारा सेशन का 5 मिनट का समय ज्यादा हो चुका है, और सब बहुत बेहतरीन लाइफ जिए, ऐसी हमारी कामना है। और निरंतर कोच की सानिध्य में रहे, एनसीसी को फॉलो करें।